हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 हिंदी ग्रामर लेसन 3 उच्चारण और मानक हिंदी वर्तनी। आप सभी को 3 पॉइंट बताया जाएगा। एक आपका हो जाएगा उच्चारण क्या होता है और मानक हिंदी वर्तनी क्या होती है। 2 पॉइंट में आपका चलेगा। उच्चारण उसे कहते हैं जो हम बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं? उच्चारण कहते हैं। और वर्तनी क्या कहते हैं? जो हम लिखते हैं उसे वर्तनी कहते हैं। फिर पहला मानक हिंदी वर्तनी क्या है? एक मानक होता है और एक अमानक होता है। अमानक उसे कहते हैं जो पहले वर्ण लिखे जाते हैं, वो अमानक है। लेकिन आज जो साहित्य, जो हिंदी साहित्य लिखा जाता है, जो खड़ी बोली में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? मानक हिंदी वर्तनी। जैसे पहले छोटा कुछ इस तरह से बनता था, ऐसे घुमाकर कुछ बनाया जाता था, और आज छोटा इस तरह से बनता है। तो ये जो है इसको कहते हैं अमानक और इसको क्या कहते हैं? मानक। ये समझ में आ गया होगा आप सबको कि जो पहले वर्ण लिखे जाते हैं वो अमानक वर्ण है, और जो आज प्रयोग किए जाते हैं उसे मानक वर्ण कहा जाता है या मानक वर्तनी कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप सबको। उच्चारण जो हम बोलते हैं और जो लिखते हैं मतलब जो हम बोलते हैं उसे उच्चारण कहते हैं, और जो हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। और मानक वर्तनी क्या है? जिन वर्णों का प्रयोग हिंदी गद्य साहित्य में किया जाता है। जैसे जो हम लोग स्टोरी लिखते हैं तो ज्यादातर हम इस प्रकार के वर्णों का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार के वर्णों का इस्तेमाल ना के बराबर अर्थात करते ही नहीं है। इसके लिए क्या है? अमानक वर्ण और ये मानक वर्ण है। ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गए होंगे कि उच्चारण किसे कहते हैं, वर्तनी किसे कहते हैं और मानक क्या होता है। इसके बाद देखेंगे बाकी जो दिया गया सबको और पढ़ लेंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान आपको पढ़ना है। तो जो वर्णों का उच्चारण स्थान है उससे पहले भी दिया गया उच्चारण और वर्तनी का घनिष्ठ संबंध होता है। यदि उच्चारण गलत हुआ तो वर्तनी भी गलत हो जाएंगे, वर्तनी गलत हुआ उच्चारण भी गलत हो जाएंगे। जैसे उच्चरित रूप है बात, अशुद्ध वर्तनी बात होगा। जैसे उच्चरित रूप क्या आपका आता है, किस तरह से आता है, लेकिन शुद्ध में क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा ये शुद्ध होगा, और ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। ये उच्चरित रूप है और ये शुद्ध रूप आपका हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। इसके बाद आपको देखना है वर्णों के उच्चारण स्थान। आप सभी को थोड़ा हम सूत्र से बता दे रहे हैं। जैसे कंठ, कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपको ध्यान से देखिएगा। इसका सूत्र होता है अकुह, विसर्ज, निया, नाम, कंठा। अगर ये आप लोग याद कर लिए तो इससे बाहर कंठा क्या हो जाता है? आपका कंठ हो जाता है। कंठ में जितने भी मतलब कंठ से जितने भी वर्ण उच्चारित किए जाते हैं सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। कैसे आएंगे आप लोग देखिए। पहला क्या है? छोटा है तो छोटा और बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पे का है, हमें मात्रा से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे का है पूरा क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। तो का, खा, गा, घा और अम्मा हो जाएगा। फिर यहाँ पे हा रहा है, हा भी हो जाएगा। फिर विसर्ग जा रहा है अर्थात जो ये विसर्ग लगता है। निया नाम, इन सभी नामों का उच्चारण स्थान क्या होता है? आपका कंठ हो जाता है। इसके बाद आप दे रहा है ताल। ताल में कौन कौन सा आता है? इसका दूसरा हो जाएगा इचु, यसा नाम, तालु, अर्थात इसी को तालम में भी कहा जाता है। तालु में क्या हो जाएगा आपका? ताल या तालम में हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या करेंगे। इसमें कौन कौन सा वर्ण आता है? इसमें जितने वर्ण आते हैं वही ताल या तालम के अंतर्गत आपके आएंगे। पहले छोटी है, इसमें क्या हो जाएगा? छोटी हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। चा है तो चवर हो जाएगा, चा, छा, जा, झा, इया हो जाएगा। फिर या है, या भी इसी में आ जाएगा। बरसा है, बरसा आ जाएगा। इन सभी जितने वर्ण, इन सभी
सभी का उच्चारण क्या होता है? ताल या तालव्य होता है। इसके बाद मूर्धा आ रहा है, तो तीसरा आपका आ रहा है मूर्धा। मूर्धन क्या आपका आ जाएगा? इसका सूत्र आपका बन जाएगा ऋतुर सा राम मूर्धा, और इसको मूर्धन्य भी कहा जाता है। ओके, अब इसकी व्याख्या कर लेंगे, क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा री आ जाएगा, टा है तो टा, हा, डा, धा, अड़ा आ जाएगा, रा है रा भी आ जाएगा, खटिसा है खटिसा भी आ जाएगा, क्रीड़ाम आते हैं सभी के नामों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा या मूर्धन्य हो जाएगा। चौथा आपका है दंत है, इसका सूत्र हो जाएगा ली तुलसा नाम दंता, अर्थात दंत हो जाएगा। इसकी व्याख्या करेंगे, इसमें हो जाएगा ली हो जाएगा, ता है तो ता, था, डा, धा, ना हो जाएगा, ला है इसी ला भी आ जाएगा, सा है छोटा सा आ जाएगा। इन सभी का उच्चारण किससे होगा? आपका दंत से हो जाएगा। तो ये चारों पॉइंट आपके समझ में आ चुके होंगे। इसके बाद देखेंगे ओष्ठ, इसको डिलीट करके दोबारा लिख रहे हैं। इसके बाद आपका आ रहा पांचवा ओष्ठ। पांचवा जो है ओष्ठ, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाएगा उपपद्य माननीय नाम ओष्ठ, अर्थात ओष्ठ। इसकी व्याख्या कर लेंगे, पहले छोटाऊ है छोटाऊ हो या बड़ाऊ हो, पा है तो पा, फा, बा, भा, मा हो जाएगा। मा आ ही चुका है, इसमें जितने भी वर्ण हैं इन सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। सिक्स्थ है कंठ ताल, इसका सूत्र कह सकते हैं ए दैटो कंठ तालु। अब यहाँ पे ए है, ए हो जाएगा, यहाँ ए की मात्रा है ऐ हो जाएगा, तो ए और ऐ इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ और तालु हो जाएगा। 7 देखेंगे, 7 आपका है कंठोष्ठ, इसका सूत्र होता है ओ दौतो कंठ तालु। इसकी व्याख्या कर लेंगे, आपका आ जाएगा ओ और यहाँ पे औ है तो यहाँ पे औ हो जाएगा। इन दोनों का हो जाता है कंठ और तालु हो जाता है। लास्ट में है दंत और ओष्ठ, तो 8 वाले का आपका सूत्र हो जाएगा वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात दंत और ओष्ठ हो जाएगा। कंठ तालु मतलब क्या हो गया? कंठ और तालु हो गया। यहाँ पे आपको सही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कंठोष्ठ, अर्थात कंठ और यहाँ पे आपका हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा। ओ और अ का क्या होता है? कंठ और ओष्ठ होता है, और ए आई का क्या होता है? कंठ और तालु होता है। कैसे होता है ये भी आप सबको हम बता दे रहे हैं, ठीक है? इन दोनों के विषय में ये चारों जो हैं आपके हैं क्या? संयुक्त स्वर है। ए देखेंगे बना किससे है? तो छोटा आ प्लस छोटी ई से बना है। अब छोटा आ क्या होता है? छोटा का होता है कंठ, ई का क्या होता है? ताल होता है, तो कंठ ताल हो जाएगा। आई किससे बना है? छोटा प्लस ए से। छोटा प्लस ए से बना, ए का क्या होगा? कंठ होगा, आई का ताल हो जाएगा। ओ किससे बना है?
कंठ होता है और छोटा ऊ क्या होता है, ओष्ठ होता है। दोनों मिला देंगे कंठ ओष्ठ हो जाएगा। ऐसे इन सबका बना हुआ है। अब वकारस से दंत वकारस में केवल आपका केवल वाह ही आता है। जिस प्रकार से बताया गया इस प्रकार से यदि आप पढ़ेंगे तो केवल सूत्र ही आपको याद करना पड़ेगा और एक एक पॉइंट आपको याद हो जाए, इससे बाहर आपको मिलेगा ही नहीं। बहुत ज्यादा देगा तो क्या दे सकता है, मान लीजिए ये दे दिया, आपको पूछ जाएगा इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये किससे बना केवल ये समझना। तो का हलन प्लस खट्टिसा से बना हुआ है। अब का क्या होगा, खट्टिसा का क्या होगा, बस दोनों निकाल लो। आपको भी समझ में आना कंठ, इसका कंठ हो जाएगा, इसका मूर्धा हो जाएगा, तो दोनों जोड़ दे देंगे क्या हो जाएगा, कंठ और मूर्धा आपका हो जाएगा। कुछ है ही नहीं। बस जहां पे देखो संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन में ही समस्या आते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, दोनों को अलग कर लो, जो जो बाण आ रहे हैं नियम पे रखोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे वर्ण संयोग। उच्चारण स्थान आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद है आपका वर्ण संयोग आपका है। अब वर्ण संयोग क्या होता है, एक आपका होता है आरंभ संयोग, मध्य संयोग और द्वितीय संयोग। एक आपका हो जाएगा आरंभ संयोग और एक आपका हो जाएगा मध्य संयोग, आरंभ संयोग, मध्य संयोग, द्वितीय संयोग आपका हो जाएगा द्वितीय संयोग। इसको आप लोग अच्छे समझेंगे। आरंभ संयोग उसे कहते हैं जिस शब्द का पहला वर्ण स्वर रहित हो उसे आरंभ संयोग कहेंगे, और जिस शब्द में बीच में कोई वर्ण स्वर रहित हो उसे क्या कहेंगे, मध्य संयोग कहेंगे। और तीसरे में क्या, द्वितीय संयोग। इसमें क्या होता है, पहला जो स्वर रहित हो और दूसरा स्वर सहित हो, लेकिन दोनों सेम वर्ण होने चाहिए। जैसे अब आरंभ संयोग में देखेंगे, जैसे दे दिया जाएगा आपको त्याग दे दिया गया। अब देखिए त्याग दे दिया गया, ये क्या है, आधा का है। आधा का क्या है, स्वर रहित है, स्वर रहित व्यंजन है, तो स्वर रहित है और पहले ही आ गया, इसको क्या कहेंगे, आरंभ संयोग कहेंगे। मध्य संयोग में क्या आएगा, मान लीजिए आपका आ गया मध्य संयोग में रफ्तार आ गया। अब देखिए बीच में आ रहा है, ये क्या है, जो बीच में आ रहा है ये आधा है अर्थात स्वर रहित है, और बीच में है ये क्या हो जाएगा, मध्य संयोग है। और द्वितीय संयोग उसे कहते हैं जिसमें पहला वर्ण स्वर रहित हो और वही सेम वर्णों स्वर सहित में आ जाए। जैसे मान के कहा जाए कुत्ता दे दिया। अब यहाँ देखिए ये स्वर रहित है, आधा का हो गया, यहाँ पे स्वर सहित है और सेम वर्ण है, इसलिए क्या हो जाएगा, द्वितीय संयोग हो जाएगा। आपके बुक में कुछ गलत दिया गया उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। जैसे मध्य संयोग में कुत्ता दिया है, चक्की दिया है, मट्टी दिया है, मक्खी दी है, गलत है। केवल रफ्तार सही है, नम्र सही है और बाकी सब क्या है, द्वितीय संयोग के दे दिए गए हैं। जैसे मिट्टी, खट्टी, चक्की, ये द्वितीय संयोग में सही दिया गया है। ये आप लोग करेक्शन कर ले रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे गलत काट देना। द्वितीय संयोग में यही आएगा कि पहला स्वर रहित हो और वही वर्ण स्वर सहित भी रहे। स्वर रहित में होता है जिस व्यंजन वर्ण में स्वर ना हो, अर्थात वो आधा हो या उसमें हलंत लगा हुआ हो। जैसे भी दिया जाए मिट्टी, अब यहाँ देखिए हलंत लगा हुआ, ये स्वर रहित हो चुका है और ये स्वर सहित है, तो पहला स्वर रहित, दूसरा स्वर सहित किसमें चला गया आपका, द्वितीय संयोग हो जाएगा। फिर है मध्य पाई वाले वर्ण। अब कोई आपको ऐसा शब्द ढूंढना जिसमें मध्य पाई वाला वर्ण हो। जैसे मान लीजिए फा है, बीच में पाई है, का है, यही जो है इसी को कहते हैं मध्य पाई वाला वर्ण कहा जाता है। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर बिना पाई वाले वर्ण, ऐसे वर्ण जिसमें पाई ही ना हो, जैसे टा। अब इसमें कोई पाई है नहीं, मान लीजिए डा, इसमें कोई पाई नहीं, मान लीजिए ढा, इसमें कोई,
बिना पाई वाले वर्ण। अब विशिष्ट वर्ण र, जो र होता है ये आपका होता है 4 प्रकार। रियल में देखा जाए तो र 4 प्रकार का होता है। एक आपका ये होता है जो सामान्य र होता है, एक इस तरह से लगता है, एक यहाँ पे लगता है और एक इस तरह से लगता है। तो रा को देखा जाए तो 4 प्रकार ये आपका होता है। सामान्य रा होता है, इस वाले को और इस वाले को, इन दोनों को कहते हैं पदेन रा कहते हैं, और इस वाले को कहा जाता है रेफ कहते हैं। ये समझ में आया? जो रा होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, एक इस तरह से बनता है, एक इस तरह से बनता है, एक इस तरह से, एक इस तरह से। इसको सामान्य रा कहते हैं, इस वाले को और इस वाले को पदेन रा कहा जाता है, और इस वाले का कहा जाता है रेफ कहा जाता है। अर्थात अगर कोई रा हो स्वर रहित हो, वो किसमें चला जाएगा? स्वर रहित मतलब यहाँ पे आ गया तो किसमें आ जाएगा? रेफ में हो जाएगा। ये भी पूरा रा है, ये भी पूरा रा है, यहाँ पर भी पूरा रा ही लगा हुआ है। इसमें जो आप देख रहे हैं इस तरह से, मान लीजिए आप लिखते हैं ट्रक, इस तरह से आप ट्रक लिखते हैं, और देखिए जब हलंत लगता है, हलंत इधर लगता है, इसे मान लीजिए बालकम, यहाँ हलंत लगा है, और आप लिखना क्रम, यहाँ पे लगा है। इन्हीं दोनों को जोड़कर ये बना हुआ है, ये रहा ये। इसका जब आप विच्छेद करेंगे तो आपका हो जाएगा टा हलंत प्लस रा हलंत प्लस छोटा प्लस का हलंत प्लस छोटा, और छोटा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? टा हलंत प्लस रा और प्लस का। अब देखिए क्या हो रहा है, ये वाला इसमें हलंत काम कर रहा है और ये वाला रा बन जा रहा है, यहाँ पे का हो रहा है। इसका यही मतलब होता है। अब इसमें कुछ ज्यादा दिया नहीं है। इसके बाद मानक वर्तनी आप समझ चुके हैं, एक अमानक होता है, एक मानक होता है। जैसा भी आपको बताया गया है कि इस तरह से जो बनता है ऐसे करके छोटा, ये अमानक होता है और ये क्या होता है? मानक होता है। अर्थात जो पहले लिखा जाता था वो अमानक वर्तनी है, अमानक वर्ण है, या वर्तनी जो भी कह सकते हैं, अमानक वर्ण है, और जो अब लिखा जाता है उसे मानक वर्ण कहते हैं। अर्थात हिंदी साहित्य में जो गद्य रूप में लिखा जाता है उसे मानक वर्ण कहते हैं, और जो पहले लिखा जा रहा था उसे अमानक वर्ण कहते हैं। इसके बाद आपका आ रहा है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्या होता है ये भी समझ लीजिए आप लोग। ये जो पंचमाक्षर है, जो हम लोग यहाँ पे ऐसे अनुस्वार लगाते हैं, तो हर एक जगह का अनुस्वार नहीं होता। इसे हम लिखते हैं मंगल, मंगल लिखते, इसके ऊपर अनुस्वार लगा, इसके बाद कौन सा वर्ण? गा है। यदि जिसके ऊपर अनुस्वार लगा उसके जस्ट बाद जो भी वर्ण है, जो ये आ रहा है गा, यदि ये स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में से कोई भी वर्ण, अनुस्वार जिसके लगा उसके बाद स्पर्श व्यंजन का कोई वर्ण है, जब कोई भी वर्ण आता है तो ये किसमें, इसे क्या कहेंगे? पंचमाक्षर कहा जाता है, यहाँ पे लगा होता है। अर्थात इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अर्थात ये किसमें बदल जाएगा? अंगा, अंगा किसमें आता है? स्पर्श व्यंजन में आता है, इसलिए ये किसमें चला जाएगा? पंचमाक्षर में चला जाएगा। अगर मान लीजिए स्पर्श व्यंजन से नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये अनुस्वार में चला जाएगा। जी आप सबको समझ में आ चुका होगा। फिर अनुस्वार है, अनुनासिक, ये सब आप लोग जाने रहे। अनुस्वार जो होता है इस टाइप का जो होता है उसे अनुस्वार कहते हैं, और इस टाइप का जो लगता है उसे अनुनासिक कहा जाता है। अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से होता है और अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए मंगल ही लिखते हैं, ये अनुस्वार लोग कहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। अगर कहा जाए संयम, ये अनुस्वार माना जा सकता है, ये पंचमाक्षर में चला जाएगा। और जैसे हम लोग लिखते हैं गांधी, अब गांधी क्या है? ये अनुनासिक है। तो अनुस्वार में केवल नाक का उच्चारण होता है और अनुनासिक में नाक और मुख दोनों का उच्चारण किया जाता है। फिर विदेशी ध्वनियाँ, विदेशी ध्वनियाँ मतलब जो हमारे देश में ना बोली जाती हो, विदेश में बाहर बोली जाती हो, जैसे अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, तुर्की है, ये सभी क्या है? विदेशी ध्वनियाँ हैं। तो जो बताया गया इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यदि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप पूछ लेंगे, कॉल भी डायरेक्ट कर सकते हैं, और जो एक्सरसाइज है उसको आप लोग अच्छे से
फिलअप करेंगे, उसके बाद PDF बनाकर भेज दिया जाएगा। इसमें जो भी पॉइंट नहीं समझ में आया होगा आप कॉल कर सकते हैं।